Warm welcome, dear students. I'm Sheetal Sharma, and today we are going to read a thought provoking story entitled The Enemy. It is chapter number 4 in your supplementary reader book, Vistas. बच्चों, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो इस कहानी में कौन दुश्मन है, किसका दुश्मन है, क्या ये देशभक्ति की कहानी है? टाइटल को देखकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। रियली द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग. The writer of this beautiful story is Pearl S. Buck, who is known as a renowned American writer and poet. Actually, she was the first American woman to win the Nobel Prize. Now let's have a look at the introduction to the chapter. This story is set in the days of World War II. America and Japan were the strong opponents involved in the war. बच्चों, ये कहानी है उस समय की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसमें अमेरिका और जापान एक दूसरे के विरोधी कट्टर दुश्मन होते थे। तो आइए बच्चों, आपको लेकर चलते हैं जापान में, जहाँ पर स्टोरी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाओ रहता है। आइए देखते हैं उसके साथ क्या होने वाला है। Dr. Sadao, a Japanese surgeon, is the main character of this story. बच्चों, आपको इतना पता लग चुका है, इस कहानी का मुख्य पात्र है डॉक्टर सदाओ, जो एक जापानीज सर्जन है। He finds a wounded American soldier on the beach near his house. उसके घर के पास ही एक समुद्री तट है जहाँ पर उसे एक जख्मी हालत में अमेरिकन सोल्जर मिलता है। As a doctor, his first duty was to save a life. एक डॉक्टर होने के नाते उसका पहला फर्ज बनता था कि वो सबकी ज़िंदगी को बचाए। तो इस नाते उसका फ़र्ज़ था कि वो इस जख्मी सिपाही की ज़िंदगी को बचाए। On the other hand, as a responsible Japanese citizen, his duty was to hand over the American soldier to the police at once, else he would be called a traitor. दूसरी तरफ एक जिम्मेवार जापानी नागरिक होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वो इस विरोधी देश के यानी अमेरिका के इस सोल्जर को पुलिस को सौंप दे, नहीं तो उसे गद्दार कहा जाएगा। Thus the story depicts the dilemma faced by Dr. सदाओ। तो बच्चों, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि डॉक्टर सदाओ की दुविधा ये हो गई है कि वो डॉक्टर का फर्ज निभाए या एक जिम्मेवार नागरिक होने का। आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। The chapter begins with the location of Dr. Sadao's house. हमें पता लगता है कि डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ पर था। Dr. Sadao's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. बच्चों, डॉक्टर सदाओ का घर जापान के एक समुद्री किनारे पर बना हुआ था जहाँ पर वह एक छोटे लड़के के रूप में खूब खेला करता था। इसका मतलब यहीं पर उसका बचपन बीता था। He had been born and brought up there. यहीं पर खेलते कूदते हुए ही वो बड़ा हुआ था। His house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. उसका घर एक नैरो बीच मीन्स पतले से तट के ऊपर जो चट्टानें उठी हुई थी उन पर बना हुआ था और साथ ही इसमें आउटलाइनिंग थी। इसका मतलब इसके किनारे पर पाइन्स के पेड़ भी थे। After a description of Dr. Sadao's house, the writer tells us about his father. His father had taken him often to the islands of the South Seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. बच्चों, सदाओ के फादर उसे हमेशा साउथ सीज के आइलैंड्स दिखाने ले जाते थे और कभी भी ये बात बताना भूलते नहीं थे। क्या? Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. Yonder means there. तो फादर ने कहा था, देखो वो सामने जो आइलैंड्स हैं, टापू हैं, वे भविष्य के जापान की सीढ़ियां हैं। और ऐसे सुनकर सदाओ ने पूछ लिया, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ ने बड़े गंभीर स्वर में पूछा कि ये हमें कहाँ पर लेकर जाएंगी, इन सीढ़ियों से हम कहाँ चले जाएंगे? Who knows? His father had answered. और फादर ने जवाब दिया था, कौन जानता है। Who can limit our future? हमारे फ्यूचर पर लिमिट कौन लगा सकता है, कौन बांध सकता है? It depends on what we make it. फ्यूचर तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। It means हमारे एक्शंस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। बच्चों, अब ये सेंटेंसेस स्टोरी के आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर फादर ने आइलैंड की इम्पोर्टेंस बताई है और हम आगे देखेंगे कैसे इस कहानी में आइलैंड भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
बच्चों, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े अफसर बन जाएं, तो ऐसे ही सदाओ के फादर भी अपने बेटे के बारे में कुछ सपने देखते थे। एक्चुअली सदाओ के फादर बहुत ही गंभीर किस्म के आदमी थे। सदाओ वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। हिज फादर हैड नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम। सदाओ के फादर ने तो कभी भी उसके साथ कोई मजाक ही नहीं किया था, ना कभी वो उसके साथ खेलते थे। ही न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को भी पता था कि उसकी शिक्षा ही उसके पिता की मुख्य चिंता का विषय है। फॉर दिस रीजन एट 22 ही वॉज सेंट टू यूएस टू स्टडी सर्जरी। और इसी कारण से जब सदाओ 22 साल का था तो उसे यूएस भेज दिया गया सर्जरी की पढ़ाई के लिए। ही रिटर्न एट 30। जब वह 30 साल का हो गया तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह अपने देश वापस आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। अब पिता ने जीते जी ही अपने बेटे को क्या होते देख लिया था। सदाओ अपने पिता के आगे ही फेमस हो गया था, ना केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। क्योंकि सदाओ एक ऐसी खोज कर रहा था, एक ऐसी दवा बना रहा था जिससे जख्मों को अच्छे से हील किया जा सके, अच्छे से साफ किया जा सके। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स बिकॉज द जनरल मोस्ट लाइकली नीडेड हिज सर्विसेज इन फ्यूचर फॉर हिज ओन ऑपरेशन। बच्चों, सदाओ अपने देश का एक बहुत ही फेमस सर्जन बन चुका था और वह अब सेना में काम करता था, लेकिन उसे ट्रूप के साथ विदेश में नहीं भेजा गया क्योंकि वहाँ का जनरल खुद बीमार चल रहा था। जनरल को लगता था कि कभी भी उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसे सदाओ की हेल्प चाहिएगी, इसलिए सदाओ को कभी भी बाहर नहीं भेजा जा रहा था। एंड नाउ कम्स द लव स्टोरी ऑफ डॉक्टर सदाओ। बच्चों, इस लव स्टोरी में भी एक खास बात है जो आपको पढ़ते हुए ही पता चलेगी। ही हैड मैट हाना इन अमेरिका। डॉक्टर सदाओ हाना से अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन सदाओ ने वेट किया, पहले उसने पक्का ये किया कि लड़की जापानीज ही है, उसके बाद उसने अपने प्यार को आगे बढ़ाया था। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। बच्चों, अब यहाँ पर यह बताया गया है जैसे हम इंडियंस अपनी कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही जापानीज लोग भी अपनी कल्चर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर सदाओ को भी जब तक ये नहीं पता चल गया कि लड़की जापानी है, उसने अपने प्यार को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर हाना को स्वीकार ही नहीं करेंगे जब तक वह अपनी रेस में जाति पाति में प्योर नहीं हो जाती। इट मीन्स वो उन्हीं के देश की, उन्हीं की जाति की लड़की है, उसके बाद ही उसे स्वीकार किया गया। ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। अब राइटर बताती हैं कि सदाओ और हाना कहाँ मिले थे। वो एक्चुअली एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिले थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। अब ये प्रोफेसर और उसकी वाइफ बहुत ही काइंड पीपल थे जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने के लिए हमेशा ही चिंतित रहते थे। वे बड़े आतुर रहते थे कि अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ किया जाए। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और विद्यार्थी बड़ा बोर महसूस करते थे इनके बीच में, क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ बहुत ही टोकेटिव थी, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स उनके काइंडनेस को स्वीकार करते थे। Back home, Sadao's father approved of the girl and the two were married and had 2 kids, a boy and a girl. तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सदाओ जब घर आया तो उसके फादर ने पहले लड़की को स्वीकार किया। इट मीन्स पहले फादर ने यस की, उसके बाद इन दोनों की शादी हुई। इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि कैसे सदाओ ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला था। एंड हैड 2 kids, a boy and a girl. और अब वे एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। Thus we see Dr. Sadao was enjoying his life. He was enjoying the company of his wife and his children. He was enjoying his married life. But something thrilling was going to happen with him. And what was it? Let's see. One morning, Dr. Sadao and Hana both came out of the house and saw a man's head flung up out of the ocean. एक सुबह जब डॉक्टर सदाओ और हना अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों ने एक आदमी को बाहर फेंक दिया था। इट मीन्स उन्हें लहरों में एक आदमी का सिर दिखाई दिया। Leaning over the railing, they saw a man crawling, but within minutes the man fell on his face and lay there motionless. उन्होंने अपने बरामदे की रेलिंग से झुककर देखा तो पाया कि एक आदमी रेंग रहा था,
लेकिन कुछ ही मिनटों में वो आदमी मुंह के बल पर नीचे गिर गया और वहीं पर लेट गया। वह बिल्कुल मोशनलेस था, हिल ही नहीं रहा था। हना अचानक से चीख पड़ी थी कि ये कौन है। द मैन वॉज बैडली वुंडेड। वो आदमी बुरी तरह से जख्मी था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम वॉज स्टेन्ड विद ब्लड। और उसके एक तरफ की सैंड तो खून से लथपथ हो गई थी। सदाओ stopped Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. सदाओ रुका, हना उसकी एक तरफ थी और उसने उस आदमी का सिर मोड़ कर देखा। वे उसका चेहरा देख रहे थे और चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। कौन था ये आदमी? समुद्र के पानी में भीगी हुई एक टोपी उसके सिर पर थी। उसके गीले कपड़े भी बुरी तरह से फट चुके थे। बुरी तरह से जख्मी था ये आदमी। और जब डॉक्टर सदाओ और हना ने देखा तो वे बड़े हैरान रह गए, क्योंकि ये एक वाइट मैन था। Yes, it was a white man. हाँ, ये गोरा आदमी था। The wet cap fell away. पानी में भीगी हुई उसकी कैप दूर गिर गई थी। And there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. और अब उसके पीले लंबे बाल दिखाई दे रहे थे और ऐसे लग रहा था कि कई सप्ताह से उन बालों को काटा ही नहीं गया था। And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. उसका चेहरा बिल्कुल जवान था। It means उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो एक यंग मैन था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर बहुत ही टॉर्चर्स के निशान थे और साथ ही उसकी रफ येलो बियर्ड भी दिखाई दे रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। वह बेहोश था और उसे कुछ ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या किया गया था। सदाओ फाउंड अ गन वुंड ऑन द मैन्स लोअर बैक। सदाओ ने देखा कि इस आदमी के पीठ में नीचे की तरफ बंदूक की गोली से एक जख्म हो गया था। ग्रेज्ड बाय द रॉक द वुंड हैड ओपनड अप एंड वाज ब्लीडिंग बैडली। और अब वो घाव एक चट्टान से टकराने की वजह से खुल गया था और उससे बुरी तरह से खून बह रहा था। आदमी बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन वो विरोधी देश का था। वो अमेरिकन था। डॉक्टर सदाओ के लिए बड़ी दिक्कत आ गई थी कि अब वो इसका क्या करें। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा, हमारे लिए बढ़िया रहेगा अगर हम इसे समुद्र में ही वापस फेंक दे। येस, अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हना सेड स्टेडली। हना बोली, हाँ निसंदेह यही बढ़िया रहेगा। इफ वी शेल्टर्ड व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम over as a prisoner he would certainly die, सदाओ said. सदाओ बोला, अगर हम एक गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर हम इसे कैदी के रूप में पुलिस को सौंप देंगे तो निश्चित ही ये मर जाएगा। तो बड़ी दिक्कत आ गई थी अब डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ के लिए। वो बड़े परेशान थे कि इस आदमी का क्या किया जाए। सदाओ को इस आदमी को देखकर लग रहा था कि ये अमेरिकन है। सदाओ सेड, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कि इस आदमी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे पता चलता है ये अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने इस आदमी की पानी से भीगी हुई कैप ली। येस, देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लेटरिंग, इस कैप के ऊपर बिल्कुल धुंधली सी पड़े हुए कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे थे। अ सेलर, ही सेड, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, उसने कहा कि ये तो अमेरिका के युद्ध के जहाज का एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, और उसने पढ़कर भी देखा यूएस नेवी लिखा हुआ था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये आदमी तो युद्ध का एक कैदी था। युद्ध से जिन व्यक्तियों को बंदी बना लिया जाता है उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। ही हैज एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड। हना बहुत ही सॉफ्ट टोन में क्राई करते हुए बोली, इसका मतलब वो कैद से भाग कर आया है और इसीलिए जख्मी है। इन द बैक, सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बात को स्वीकार करते हुए बोला कि हाँ वो पीठ से जख्मी है, इसका मतलब वो भागा और पीछे से किसी ने उसे गोली मार दी। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बहुत ही हेजिटेट भी कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। ये पता चलने के बाद कि ये सोल्जर अमेरिकन है, डॉक्टर सदाओ को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बच्चों, ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, तो उस समय अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को ये सोल्जर अब अपना एनिमी लग रहा था। ही सेड, द स्ट्रेंज थिंग इज दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि अगर ये आदमी ठीक होता तो मैं इसे बिना किसी दिक्कत के पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ही इज माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, जो भी अमेरिका के रहने वाले हैं सारे मेरे लिए दुश्मन हैं और ये आदमी एक आम आदमी ही है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखो कितना मूर्ख लग रहा है इसका चेहरा। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन क्योंकि ये जख्मी है,
ये कहते कहते ही डॉक्टर सदाव रुक गया। अब बच्चों देखो क्या होता है, विरोधी देश के लिए अपने आप ही मन में एक दुश्मनी, एक बिटरनेस आ जाती है। तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते डॉक्टर सदाव को इस सोल्जर से बड़ी चिढ़ हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसको उसका चेहरा भी बड़ा फुलिश लग रहा था। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज था हर पेशेंट को लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना। तो इसी वजह से वो बात कहते कहते रुक गया कि ये जख्मी है, इसीलिए क्या करें। You also cannot throw him back to the sea, हना said. हना ने कहा कि तुम इसे वापस समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. इसीलिए अब एक ही काम बच गया है, हम उसे अपने घर ले चलते हैं। डॉक्टर सदाव और हना अब उस आदमी को अपने घर के अंदर ले गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन एंड टुक हिम इन। दोनों ने ही उस आदमी को मिलकर उठाया और अंदर ले गए। द हाउस हैड वन एम्प्टी बेडरूम, और उनके मकान में एक बेडरूम खाली था। इट यूज टू बी सदाउस फादर्स बेडरूम, ये सदाव के फादर का बेडरूम होता था। एवरीथिंग इनसाइड द रूम वॉज सो क्लीन, और इस रूम में हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी थी। द मैन वॉज वेरी डर्टी, लेकिन ये सोल्जर, ये आदमी बहुत ही गंदा हो चुका था, क्योंकि ये आदमी जख्मी था, मिट्टी और खून से लथपथ था। He had to be cleaned or washed, इसीलिए उसे अब साफ किया जाना था। हना called the maid Yumi and ordered her to wash the man. हना ने अपनी मेड यूमी को बुलाया और उसे कहा कि इस आदमी को नहलाओ। यूमी came near with a bucket full of water. यूमी एक बाल्टी पानी लेकर आई, but she felt so repulsed that she refused to do this job. लेकिन उसे इतनी घृणा हुई, इतनी चिढ़ हुई कि उसने ये काम करने से मना कर दिया। The more Hana insisted, the more stubborn Yumi became. हना यूमी को, उस आदमी को वॉश करने के लिए जितना जिद कर रही थी, यूमी भी उतना ही जिद पकड़ के बैठी थी कि वो ये काम नहीं करेगी। तो हना को पता चल गया था कि यूमी अब ये काम नहीं करने वाली, और हना बहुत ही गुस्से में थी। और बच्चों, सिर्फ यूमी ही नहीं, घर के बाकी नौकर भी अपने मालिक के इस काम से बड़ा गुस्सा हो रहे थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट सेड ब्लंटली टू हना। बूढ़ा माली जो घर का नौकर भी था, उसने हना को क्लियरली बोल दिया, द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन। मास्टर को, मालिक को, इट मीन्स डॉक्टर सदाव को इस गोरे आदमी के जख्मों को हील नहीं करना चाहिए, उसे उसकी केयर नहीं करनी चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, इस गोरे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, अब बूढ़ा माली कारण बताता है कि इस आदमी को क्यों मर जाना चाहिए। पहली बात तो उसको गोली लग गई। देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, फिर वो आदमी समुद्र की लहरों के बीच में फंस गया, समुद्र ने उसे अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। और अगर डॉक्टर सदाव जो बंदूक ने किया, समुद्र ने किया, उनके कामों में इंटरफेयर करते हैं, तो ये गन, समुद्र हमसे बदला लेंगे। तो बच्चों, हमें पता लगता है कि ये बूढ़ा माली बिल्कुल ही सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी था। बच्चों, डॉक्टर सदाव के घर में चाहे कुछ भी चल रहा था, उसके नौकर उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो एक डेडिकेटेड डॉक्टर था, उसे पता था कि फ़र्ज कैसे पूरा किया जाता है, इसीलिए वो इस अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन करने के लिए तैयार था। एट लास्ट हना वॉश द मैन हरसेल्फ, जब यूमी ने उस मैन को वॉश करने से मना कर दिया, तो हना ने मैन के जख्मों को धोया, उसे साफ किया। मीनवाइल सदाव केम इन ड्रेस्ड एंड इक्विप्ड एज अ सर्जन, और इसी बीच सदाव अपनी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आ चुका था। मैन्स बैक हैड टू बी क्लीन्ड, उस आदमी की पीठ को साफ किया जाना था। समवन वॉज नीडेड टू गिव एन एनेस्थेटिक्स बिफोर द ऑपरेशन, अब डॉक्टर सदाव को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो ऑपरेशन से पहले इस पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन दे सके। हना हैड नेवर डन इट, हना ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, बट शी हैड टू डू इट नाउ, लेकिन अब उसे ये काम करना पड़ेगा। डॉक्टर सदाव हैड टू टीच हर द बेसिक्स, डॉक्टर सदाव को उसे सारी बेसिक बातें बतानी थी। सीइंग टू मच ऑफ ब्लड, हना फेल्ट नर्वस एंड गिडी, और इतना सारा खून बहता हुआ देखकर हना बिल्कुल नर्वस हो गई, उसे चक्कर आने लग गए। शी वेंट आउट एंड रेस्ट, वो बाहर गई और उसे उल्टियां भी आ रही थी। हना रिटर्न एंड गेव एनेस्थेटिक्स टू द मैन, हना की तबीयत चाहे कितनी ही खराब थी, वो वापस आई और उसने उस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बच्चों, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सिर्फ डॉक्टर सदाव ही डेडिकेटेड नहीं था, उसकी वाइफ भी अपनी ड्यूटी के लिए कमिटेड थी, वो अपने हस्बैंड की पूरी हेल्प कर रही थी। और अब वाइट मैन को देखकर हना सोचने लगी कि कैदियों को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, उसे याद आया कि कैसे जनरल
टकीमा अपनी वाइफ को कितनी बुरी तरीके से पीटता था। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। उसे ऐसे लगा कि अगर एक आदमी पावर में अपनी वाइफ के साथ इतना निर्दयी हो सकता है तो वो इस आदमी का इस सोल्जर के साथ तो पता नहीं क्या करेंगे। तो बच्चों, इस अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर सदाव वॉज रेडी टू ऑपरेट। तो क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा? देखते हैं। डॉक्टर सदाव हैड टू प्रोब डीप टू टेक आउट द बुलेट। अमेरिकन सोल्जर की बॉडी में गोली बहुत गहरे तक धंसी हुई थी, इसलिए डॉक्टर सदाव को बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट था और उसे याद भी आता है कि कैसे उसके प्रोफेसर ने उसे हमेशा बहुत ही अच्छे से सिखाया था। उसके लेसन्स हमेशा यूजफुल रहते थे। हिज एनाटॉमी प्रोफेसर्स लेसन्स ऑलवेज केम हैंडी। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल दो द पेशेंट्स कंडीशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। हालांकि ऑपरेशन तो सफल रह गया था, लेकिन पेशेंट की कंडीशन में अभी ज़्यादा सुधार नहीं आया था। इसीलिए डॉक्टर सदाव ने उसे एक इंजेक्शन दिया। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन एंड डिक्लेयर्ड दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। और इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर सदाव ने घोषणा कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आदमी तो जिंदा रहेगा, ये आदमी जीवित रहेगा। द यंग मैन रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। और यंग मैन को थोड़ा सा होश आया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड हना स्पीकिंग इंग्लिश। वह बड़ा हैरान था ये देखकर कि हना इंग्लिश में बात कर रही थी। हना एक्सप्लेन्ड शी हैड बीन टू यूएस। हना ने उसे बताया कि कैसे वो अमेरिका में पढ़कर आई थी। बाय थर्ड डे द यंग मैन हैड रिकवर्ड क्वाइट अ बिट। और तीसरे दिन तक ये यंग मैन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। डॉक्टर सदाव वॉज स्टिल कॉट अप इन डायलेमा व्हाट टू डू विद मैन। लेकिन डॉक्टर सदाव की मुश्किल तो बढ़ती ही जा रही थी। अभी भी वो इस दुविधा में थे कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए। बच्चों, डॉक्टर सदाव अपना डॉक्टर होने का फर्ज बहुत ही अच्छे से निभा रहा था, लेकिन अब उसकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। घर के नौकर अब उनका विरोध कर रहे थे। सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, हना said. हना ने कहा, सदाव, यूमी कह रही है कि नौकर हमारे घर में नहीं रह सकते अगर हम इस आदमी को यहाँ पर और ज़्यादा दिन छिपा कर रखेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. अब जो है हना डॉक्टर सदाव को कहती है कि नौकरों को शक हो रहा है कि हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुके हैं, तो इसीलिए हम अपने देश के बारे में भूल गए हैं। वे कहते हैं कि हम अमेरिकन को लाइक करते हैं। It is not true, सदाव said harshly. सदाव ने बिटरली कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। Americans are our enemies. अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं। But I have been trained not to let a man die if I can help it. लेकिन मुझे ये भी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हो सके तो एक भी आदमी को नहीं मरने देना चाहिए। The servants grew more watchful. लेकिन नौकरों के ऊपर तो असर ही नहीं हो रहा था। वे और भी ज़्यादा निगरानी करने लग गए थे। The cook said that young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. हमारे यंग मास्टर को तो अपनी स्किल का इतना घमंड हो गया है कि वह किसी की भी जिंदगी बचाने लग गया है। यूमी said sadly. और यूमी भी उदासी से बोली, It is the children of whom we must think. हमें तो बच्चों के बारे में सोचना है। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? अरे इसके बच्चों का क्या होगा जब पिता को एक गद्दार के रूप में पकड़ लिया जाएगा। जब लोग निंदा करेंगे कि कैसे डॉक्टर सदाव ने गद्दारी की है, तो इसके बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि डॉक्टर सदाव और हना की हैप्पी मैरिड लाइफ अब बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। वे दोनों ही परेशान हो चुके थे। अब सदाव ने परेशान होकर डिसाइड कर लिया था कि वह चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिखकर सारी बात बता देगा। सदाव अटेंडेड द मैन्स वुंड एवरी डे। सदाव हर रोज उस अमेरिकन सोल्जर की देखभाल करता था, उसके वुंड्स को चेक करता था। ही ट्राई टू टाइप अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। और फिर उसने कोशिश की कि वह चीफ ऑफ पुलिस को लेटर में सारी बात बता दे, और उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ कैदी समुद्र की लहरों के साथ साथ मेरे घर के सामने वाले सागर तट पर बहकर आ गया। So far he typed and then he opened the secret door of his desk and put the unfinished report into it. उसने बस इतना ही टाइप किया और फिर सीक्रेट डोर की डेस्क खोलकर इस अधूरी रिपोर्ट को उसमें रख दिया। On the other hand, after the servants had left, Hannah had to do unaccustomed labor of looking after the household chores.
दूसरी तरफ क्योंकि अब नौकर घर को छोड़कर जा चुके थे तो हना को घर के सारे काम करने पड़ रहे थे और वह इतने लेबर की आदी नहीं थी, उसे इस चीज़ की आदत ही नहीं थी। हना की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक मैसेंजर आ गया है। हना सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। हना ने देखा कि एक मैसेंजर यूनिफॉर्म में उनके दरवाजे पर आ गया था। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमजोर पड़ गए। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। शी रैन टू सदाओ गास्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। वह भागी भागी सदाओ की तरफ गई, हाफ रही थी और वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। लेकिन तब तक मैसेंजर तो उसके पीछे पीछे गार्डन में से होता हुआ आ गया था और वह सदाओ के पास खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। वो आदमी बोला कि आपको महल में आना है क्योंकि बूढ़े जनरल को फिर से दर्द हो गया है। ओह हना ब्रीथ, और अब हना ने राहत की सांस ली कि चलो ये बात है। अब हना को डर लग रहा था कि नौकर जो है गुस्से में चले गए हैं, नौकरों ने सारी बात बता दी है तो उनका ये सीक्रेट अब खुल गया है। लेकिन हना का ये डर बिल्कुल गलत निकला क्योंकि जनरल की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को बुलाया जा रहा था। तो अब डॉक्टर सदाओ जनरल टकीमा से मीटिंग के लिए जा रहा था। सदाओ नरेटेड एवरीथिंग टू द जनरल। सदाओ ने जनरल को सारी बातें बता दी। द जनरल अंडरस्टूड सदाओज प्रॉब्लम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड स्टडीड एट प्रिंसटन, बट हाउ कुड दे गो अगेंस्ट द लॉ। अब जनरल बोला कि मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ क्योंकि मैंने भी अमेरिका की इसी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री ली हुई है, लेकिन हम कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकते। द जनरल न्यू दैट वन ऑफ दोज डेज ही वुड नीड डॉक्टर सदाओ फॉर हिज ऑपरेशन। जनरल को पता था कि उसे डॉक्टर सदाओ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका ऑपरेशन कभी भी करना पड़ सकता था। ही कुड नॉट लेट डॉक्टर सदाओ अरेस्टेड एंड कंडेम्ड। वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जाए या उसे कोई सजा मिले। द जनरल एडवाइज डॉक्टर सदाओ टू कंबाइन टू एलिमेंट्स इन नेचर एंड डीलिंग्स, German ruthlessness with American sentimentality. General Takima promised to rid Sadao of the American by sending his private assassin to kill him secretly and dispose of the body. अब क्योंकि ये जनरल बड़ा सेल्फिश था, उसे पता था कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस समस्या का निपटारा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे प्राइवेट किलर्स हैं जो इस आदमी को, इस अमेरिकन सोल्जर को मार देंगे और बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। तो एक तरीके से डॉक्टर सदाओ को उसकी समस्या का एक सॉल्यूशन जनरल टकीमा ने दे दिया था। तो बच्चों जैसे ही रात हुई डॉक्टर सदाओ अब वेट करने लगा कि कब जनरल टकीमा के भेजे हुए किलर्स आएंगे और उस अमेरिकन सोल्जर को मार देंगे। सदाओ हैड हिज ईयर्स ग्लूड टू ईच एंड एवरी साउंड अकरिंग इन द गार्डन एट नाइट। सदाओ ने रात को गार्डन में होने वाली हर साउंड के लिए मानो अपने कान उधर ही लगा दिए थे। ही स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। उस रात उसे नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे से। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden. वह बार बार जाग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है या फिर कोई टहनी टूट गई या फिर गार्डन में कोई स्टोन पत्थर इधर उधर हो रहा था। A noise such as man might make who carried a burden. उसे ऐसा शोर सुनाई दे रहा था जब कोई मैन किसी बर्डन को घसीट कर लेकर जा रहे हों। इसका मतलब वो बार बार यही सोच रहा था कि किलर्स आ गए, उस सोल्जर को मार दिया और अब उसको घसीट कर लेकर जा रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ द मैन। लेकिन अरे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अगली सुबह उसे दिखाई दिया कि वो यंग सोल्जर बड़े आराम से सो रहा था। उसे उसकी पीसफुल सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि सेकेंड नाइट ही वो नाइट होगी जब किलर्स आएंगे और उस सोल्जर को मार देंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब उसने सोचा कि तीसरी रात तो पक्का वही रात होगी जब उसका काम बन जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड द यंग मैन इन द गेस्ट रूम। लेकिन अगली सुबह फिर से वही हुआ, वो यंग मैन तो गेस्ट रूम में आराम से बैठा हुआ था। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने 3 रातों तक इंतज़ार किया लेकिन उसका काम नहीं बना उस अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए जनरल टकीमा के प्राइवेट किलर्स नहीं आए। अब डॉक्टर सदाओ के माइंड में एक नया प्लान आया।
Wait for 3 nights led fresh plan in Sadao's mind. 3 रातों के इंतजार के बाद सदाओ के माइंड में एक नई योजना आई. He decided to make the man try for his safety and freedom. उसने डिसाइड किया कि अब इस यंग सोल्जर को अपनी सेफ्टी और फ्रीडम के लिए ही ट्राई करना पड़ेगा. He thought of the island near his house which was easily accessible. बच्चों, अब उसी आइलैंड की बात आ रही है जो उसके फादर ने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था कि ये आइलैंड भविष्य के जापान की सीढ़ियां हैं. तो उसी आइलैंड का रोल अब आने वाला था. डॉक्टर सदाओ ने निर्णय किया कि उसके घर के पास जो आइलैंड था उस पर आसानी से पहुंचा जा सकता था, तो इस यंग सोल्जर को वहीं पर पहुंचाने का उसने निश्चय कर लिया. ही इक्विप्ड द मैन विद बोट, क्विल्ट्स, क्लॉथ टू कवर हिज हेड एंड हेयर. अब उसने उस आदमी के लिए एक बोट का अरेंजमेंट किया, उसे क्विल्ट्स भी दे दी और उसका सिर, बालों को ढकने के लिए कपड़ा भी दे दिया. ही सेंट हिम टू द आइलैंड एंड एडवाइज्ड हिम टू वेट फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट. अब उसने उसे आइलैंड तक पहुंचा दिया और सलाह दी कि उसे एक कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार करना है. बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका और कोरिया एक साथ ही थे, तो इसीलिए डॉक्टर सदाओ ने उसे सलाह दी कि उसे कोरियन फिशिंग बोट का ही वेट करना है. He also gave him a flashlight and said, "If you are all right but still there, signal me once." अब डॉक्टर सदाओ ने इस अमेरिकन सोल्जर को एक टॉर्च भी दी थी और समझा दिया था कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो और वहीं पर हो तो मुझे एक बार इशारा कर देना. इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने बहुत सारी बातें अमेरिकन सोल्जर को समझाई और उसे आइलैंड तक पहुंचा दिया. You say the man escaped, the general asked faintly. जनरल ने धीमी आवाज में कहा, तुम बता रहे वो आदमी भाग गया. अब जनरल की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी बच्चों? क्योंकि उसका ऑपरेशन करना पड़ गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी. डॉक्टर सदाओ को लग रहा था कि जनरल जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसकी हालत सुधर गई थी. एक ही सप्ताह में डॉक्टर सदाओ को लग रहा था कि अब जनरल को सारी बातें बता देनी चाहिए. इसीलिए जनरल को बता दिया गया कि अमेरिकन सोल्जर भाग गया था. और ये बात सुनकर जनरल टकीमा बोला, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. द जनरल सेड. जनरल ने कहा कि अरे मुझसे ही लापरवाही हो गई. बट यू अंडरस्टैंड, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. लेकिन तुम तो समझते हो ना कि ये देशभक्ति की कमी की वजह से नहीं, या फिर मेरी ड्यूटी को मैंने इग्नोर कर दिया हो, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ. मेरी तबीयत खराब हो गई थी. सदाओ सेड, सर्टेनली योर एक्सीलेंसी. सदाओ ने भी हाँ में हाँ भर दी. यू आर ए गुड मैन, द जनरल murmured and closed his eyes. You will be rewarded. जनरल बुड़बुड़ाया कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो और तुम्हें इनाम दिया जाएगा, और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली. But in fact, he got the real reward when he found that no one was on the island. लेकिन वास्तव में डॉक्टर सदाओ को असली इनाम तो कब मिला था? जब उसे ये पता लगा कि आइलैंड पर कोई नहीं था. It means वो यंग सोल्जर जा चुका था. His prisoner was gone. उसका कैदी अब फ्री था, अब वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था. अब डॉक्टर सदाओ की लाइफ फिर से पहले जैसे ही होने वाली थी. द सर्वेंट्स रिटर्न सून आफ्टर द यंग मैन्स डिपार्चर. जैसे ही सर्वेंट्स को पता लगा कि अमेरिकन सोल्जर चला गया है तो वे वापस घर लौट आए. नाउ लाइफ फॉर सदाओस फैमिली हैड बिकम नॉर्मल एज यूजुअल. और अब सदाओ की फैमिली की जिंदगी पहले की तरह ही नॉर्मल हो गई थी. स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, सदाओ थॉट ऑफ सम अदर रिपल्सिव पीपल. अब बरामदे में खड़े हुए डॉक्टर सदाओ को ऐसे बहुत सारे लोगों की याद आ गई जिनको वह लाइक नहीं करता था, जैसे प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, अमेरिकन प्रोफेसर्स वाइफ, हिज ओन लैंडलेडी एट यूएस, काइंड बट रिपल्सिव, वाइट बट रिपल्सिव. अब बच्चों, यहाँ पर रेसिज्म की थीम को रिफ्लेक्ट किया गया है. इसका मतलब है कि हर इंसान के मन में एक प्रेजुडिस हो जाता है किसी भी धर्म, जाति या दूसरे देश के लिए. हम अपने आप ही अपने मन में एक नोशन बना लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जाति, धर्म या देश तो ठीक नहीं है. तो यहाँ पर डॉक्टर सदाओ के मन में अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसलाइकिंग थी. लेकिन फिर भी वह हैरान था कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को मार क्यों नहीं पाया. स्ट्रेंज, ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुडंट किल हिम. मैं हैरान हूँ कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका. तो बच्चों, यहाँ पर हमें पता लगता है कि चाहे मन में कितने ही प्रेजुडिसेस हों, लेकिन इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वो सबसे बड़ा धर्म होती है. एंड हियर ऑन दिस पॉजिटिव नोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड्स. In the end, let's discuss theme of the story.
The story deals with the conflict between man's humane feelings and the prejudices created by nations at war. ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान फंस जाता है अपनी इंसानियत और prejudices के बीच में. वे prejudices जो युद्ध में इन्वॉल्व नेशंस जानबूझकर क्रिएट कर देते हैं. एक आम इंसान हेल्पलेस महसूस करता है. It underlines the message that doctors have no nationality and the service to the wounded is the best service to humanity. इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है कि डॉक्टर्स की नेशनैलिटी नहीं होती. इट मीन्स डॉक्टर किसी एक खास देश से खास लोगों की सेवा के लिए ही नहीं होते, वे पूरी मानव जाति की सेवा के लिए होते हैं और इसीलिए जख्मी आदमी की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है. We must rise above all trivial petty issues like Sadao and make all possible efforts to save human life. बच्चों, हमें भी छोटे मोटे इश्यूज से ऊपर उठना होगा जैसे सदाओ ने किया और हमें भी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए सभी संभव कोशिश करनी चाहिए. आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होती है. आई थिंक द फॉलोइंग लाइन्स डिपिक्ट द थीम ऑफ द स्टोरी वेरी क्लियरली एंड द लाइन्स आर: Remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms, a single body breathes like ours. So here this lecture ends and I hope you have enjoyed it. Thank you very much for watching this video.